हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी और आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो एक्चुअली मैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो समझा रहा हूँ, मेरा एम यही है कि आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी देना, ठीक है ना। तो जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे इसकी एप्लीकेबिलिटी, डिस्क्लोजर, वो आप पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है ना। उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, बट कई बार कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, उसमें कई बार डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी देना रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस एएस से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहले वो मैं समझाता हूँ आपको। हम्म तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पहले हम अभी डिस्कस करेंगे, इनका मतलब क्या होता है। तो पहला है अकाउंटिंग इनकम। सिंपली कहा जाए तो जो भी हमारी इनकम होती है या प्रॉफिट होता है एज पर पी एंड एल। तो अकाउंटिंग इनकम मतलब पी एंड एल में हमारा जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो भी इनकम आ रही है, वो है हमारी अकाउंटिंग इनकम। जो भी नेट प्रॉफिट है पी एंड एल का, वो हमारी अकाउंटिंग इनकम है। टैक्सेबल इनकम, इनकम एज पर इनकम टैक्स। टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है वो हमारी टैक्सेबल इनकम है। तो अकाउंटिंग इनकम मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे पी&एल के अकॉर्डिंग। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो इनकम है। टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस जनरली होता है जो भी अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स है, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम। मतलब ये जो हमारा अकाउंटिंग इनकम है उस पे जो हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है, वो जो टैक्स होगा वो हमारा टैक्स एक्सपेंस होता है। इट मींस टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे करंट टैक्स क्या होता है और डेफर्ड टैक्स क्या होता है। तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए, टैक्स एक्सपेंस मतलब अकाउंटिंग इनकम पे जो टैक्स होता है वो हमारा टैक्स एक्सपेंस है। करंट टैक्स क्या होता है, टैक्स एज पर इनकम टैक्स। मतलब जब हम अकाउंटिंग इनकम पे जब हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं तो हमारा टैक्स एक्सपेंस होता है, और जब हम इनकम टैक्स की इनकम पे जब टैक्स रेट अप्लाई करते हैं तो हमारा करंट टैक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद ये टर्म आती है डेफर्ड टैक्स, तो ये अभी हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि ये दो टर्म्स क्या है, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि कई बार क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट एज पर पी&एल अकाउंट होता है और इनकम एज पर इनकम टैक्स होती है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। तो ये जैसे हमारा पी&एल है और बुक्स में, और ये सपोज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ हमारा सपोज 100 था प्रॉफिट, और यहाँ हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20 रुपए का, ठीक है। बट इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो 15 रुपए है, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रॉफिट बुक्स के अकॉर्डिंग आएगा वो आएगा 80 रुपए, और जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आएगा वो हमारा आएगा 85 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से इनकम टैक्स का प्रॉफिट और पी&एल के प्रॉफिट, बुक्स के प्रॉफिट में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स में कई अलग तरह के प्रोविजन होते हैं जिसके कारण कुछ आइटम अलाउड नहीं होते, मतलब, और कुछ आइटम एक साथ ही अलाउड हो जाते हैं, जबकि हम बुक्स में कुछ टुकड़ों में उसे दिखाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस कारण से वो डिफरेंस आता है।
वो जो डिफरेंस होता है वो दो तरह का होता है, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग मतलब क्या होता है, जो एडजस्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड। एडजस्ट हो जाएगा उसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे हमने 20 रुपए P&L में डेप्रिसिएशन दिखाया है और यहाँ पे 15 रुपए है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो आगे जाके किसी न किसी ईयर में सेट ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी कॉस्ट है माइनस सेल्वेज वैल्यू या जैसा भी जो पूरी कॉस्ट है उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है 20% या 10% जिस भी, तो वो पूरी कॉस्ट एग्जॉस्ट कर लेगा आगे आने वाले सालों में। ओके, एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे 43B है जिसमें हम कुछ एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे अलाउड होते हैं, ठीक है। तो जब हम P&L बनाते हैं बुक्स का तो वो एक्सपेंस हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है। और सपोज वो एक्सपेंस पे नहीं किया है तो इनकम टैक्स का जो P&L होगा उसमें वो हम एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। तो 100 रुपए का हमारा प्रॉफिट, 10 रुपए का वो एक्सपेंस है, तो 90 रुपए हमारा प्रॉफिट हो जाएगा बुक्स में। जबकि इनकम टैक्स में हम डिडक्ट नहीं करेगा तो हमारा नेट प्रॉफिट 100 ही रहेगा। बट ये एक्सपेंस कब अलाउ होते हैं, जिस ईयर में हम पे कर देंगे उस ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब हमारा बुक्स का P&L होगा तो उसमें और ये एक्सपेंस तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम पहले ही डाल चुके हैं। बट जब इनकम टैक्स में ये अलाउ हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर जो भी इनकम होगी उसमें से 10 रुपए लेस हो जाएगा अगर हम नेक्स्ट ईयर को पे कर देंगे तो इस तरह से ये भी एक एडजस्ट हो जाएगा, मतलब आगे आने वाले सालों में वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे ये एडजस्ट हो गया, इस साल अलाउड नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ये टाइमिंग डिफरेंस होता है जो ओवर द पीरियड एडजस्ट हो जाएगा। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, जो नॉट एडजस्ट, जो एडजस्ट नहीं होगा, नॉन एडजस्टेबल। मतलब कोई ऐसा एक्सपेंस जो बिल्कुल ही अलाउड ही नहीं है, इस वाले केस में क्या था, अलाउड है बट कैश बेसिस पे जब आप पे करोगे तो अलाउड हो जाएगा। बट ऐसा कोई एक्सपेंस जो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है बट हम अपने P&L बुक्स के P&L पर डालेंगे बट इनकम टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो वो और वो आगे आने वाले पीरियड में कभी भी अलाउ होगा ही नहीं। तो ऐसा परमानेंट डिफरेंस, ठीक है। तो अब हमारी टर्म आती है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो अगर टाइमिंग डिफरेंस के कारण जो भी टैक्स में डिफरेंस आता है वो हमारा होता है डेफर्ड टैक्स। दिस अराइजेस ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। तो अब इसी एग्जांपल में देखते हैं, समझें। तो सपोज 2016 की बात है, ठीक है। ये हमारे बुक्स का P&L है और ये हमारा इनकम टैक्स का है। प्रॉफिट 100, प्रॉफिट 100, कोई भी हमारा 43B का कोई आइटम हमने एक्रूड बेसिस पे डाल दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट 90 हो गया, ठीक है। बट इस बुक्स में इनकम टैक्स अकॉर्डिंग वो आएगा नहीं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 100 का ही रहेगा, ठीक है। तो जब टैक्स लगेगा, सपोज 20% टैक्स रेट है तो इसमें 18 लगेगा और इसमें 20 लगेगा। तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपए का, ठीक है ना, टैक्स में, ये होता है डेफर्ड टैक्स। तो अभी आप इतना समझिए कि डेफर्ड टैक्स होता क्या है। अब हम देखेंगे कब वो लायबिलिटी होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट कब होता है, ठीक है। तो ये एक बार आपको क्लियर हो गया। तो अब मैं ये हटा देता हूँ। तो अब इस एग्जांपल में ढंग से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारी बुक्स है और सपोज 2016 है, ये हमारा P&L है और इनकम टैक्स का P&L है, टैक्स 2016 का, प्रॉफिट 100, ओके। इधर कोई भी 43B के आइटम है, सपोज वो 10 रुपए और 90 हमारा प्रॉफिट हो गया और 100 नेट प्रॉफिट। इधर 100, इधर फिर वो 43B तो अलाउड नहीं होगा तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 100, ठीक है। अब अगर टैक्स रेट 20% है तो इसमें हमारा टैक्स देना है 18, इसमें टैक्स देना है 20, ठीक है। तो ये हुआ। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि हम करंट ईयर में हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं
और ये जो आइटम है ये एडजस्टेबल है, ये टाइमिंग डिफरेंस के आइटम है। तो जो डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी जो भी क्रिएट होती है वो सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस वाले आइटम्स के लिए होती है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब नेक्स्ट ईयर 2017 में जब हम P&L बनाएंगे तो सपोज ये 100 है और इस ईयर में कोई 43B के आइटम नहीं है और ये लास्ट ईयर की थी तो इस साल कुछ होगा नहीं, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 100, या 100 नहीं लेके इसको 200 ले लो। ओके, और P&L जब हम टैक्स का बनाएंगे तो 200 तो इधर आएगा प्रॉफिट, और ये जो हमने लास्ट ईयर अलाउ नहीं किया था वो अगर पे कर दिया इस ईयर में तो वो अलाउड हो जाएगा 43B में 10 रुपीज, तो फिर ये प्रॉफिट हो जाएगा 190। ठीक है, और टैक्स है सपोज 20 इसमें भी। तो एक सिंपल का एग्जांपल ये है, इसमें डेप्रिसिएशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं बट ये बहुत ही सिंपल है इसलिए मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के हिसाब से। तो 100 का था, 10 रुपये हमने P&L में डाला, 90 हमारा P&L का प्रॉफिट हो गया, बट टैक्स में वो अलाउ नहीं किया तो टैक्स का प्रॉफिट 100 रह गया। तो उस साल हमने हमारे बुक्स में तो हमारे एक्चुअली 18 बनना चाहिए था, बट हमने टैक्स पे इनकम टैक्स में 20 बना, तो हमें टैक्स कौन सा पे करना पड़ेगा, हमें टैक्स पे 20 पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये है, टैक्स तो हम यही पे करेंगे। तो एक्चुअली टैक्स इतना होना चाहिए था इस पर बुक्स, बट पे इतना किया है, मतलब हमने पेड किया ज्यादा। ओके, तो इस केस में ये हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगी। डेफर्ड टैक्स एसेट 2 रुपए की, 2 रुपए हमने ज्यादा पे किए हैं, वो हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगी और वो आगे वाले सालों में वो एडजस्ट हो जाएगी। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर हमारे टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं कंपेयर टू बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो हम जब ज्यादा पे करते हैं टैक्स तो हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाती है। ठीक है, और अब आगे आने वाले सालों में क्या होगा, अब ये DTA आगे आने वाले साल में रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस ईयर में हमारा कोई 43 भी नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इनकम होनी चाहिए, मतलब टैक्स होना चाहिए 40 और इसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए 38। ठीक है, तो 2 रुपए का जो भी है वो रिवर्सल ऑफ DTA हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ये जो DTA क्रिएट हुआ है ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो जब हम इनकम टैक्स अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है, फिर हम ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं आज की डेट में, जो आगे आने वाले में एडजस्ट होगा। तो सेकंड केस देखते हैं, जब हमारा अगर इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम होता है तो ठीक है, तो सपोज कोई भी इधर एक्सपेंस अलाउ कर रखा है, डेप्रिसिएशन सपोज इधर है 30, ओके, और इधर हमारा डेप्रिसिएशन है, इधर हमारा डेप्रिसिएशन है 40। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो गया, नो सॉरी, इसमें हमारा 10। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 और इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट हो गया 70। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 20% के हिसाब से इस पर टैक्स देना होगा 18 रुपए, और यहाँ पे हमें 20% के हिसाब से टैक्स देना होगा 14 रुपए। ठीक है, तो हम टैक्स एक्चुअली पे कौन सा करेंगे, पे वही करेंगे जो हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है, तो हम पे तो इतना करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 18 रुपए होना चाहिए और हमने पे किया है 14। अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन है, टाइमिंग डिफरेंस से आगे जाके एडजस्ट होगा, तो ये जो 4 रुपए कम पे किए वो आगे आने वाले सालों में कभी ना कभी हमें पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। तो आप समझ गए ना, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, अगर सिंपली बोलो तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो हमारा क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है तो जनरली हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होती है। ये अगर कोई नया थिंग है, मतलब नई चीज है, तो अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है कोई चीज तो फिर वो रिवर्सल होता है। मतलब अगर पहले हमने कोई DTA क्रिएट किया था तो फिर हम DTA को रिवर्स कर देंगे, और लास्ट में कोई DTL क्रिएट किया था तो हम DTL को रिवर्स कर देंगे। बट अगर करंट ईयर का अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है कम है तो वो हम
इस तरह से है, डीटीएल और डीटीए ग्रेड होगा। तो यहाँ मैंने भी एक एग्जांपल लिख रखा है, हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है एग्जाम में। तो पहले हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक मैट भी दे रखा है इसलिए। तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख, ओके। बुक प्रॉफिट है 3.5 लाख और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट है जो नॉर्मल प्रोविजन है 60,000। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे वो क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग इनकम, ये हमें 6 लाख दे रखी है, ठीक है। दूसरा हमारी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ये है जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं हमारा टैक्स एक्सपेंस कितना है। तो टैक्स एक्सपेंस में बताया था जो भी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे जो भी इनकम टैक्स के रेट से जो टैक्स आता है वो हमारा टैक्स एक्सपेंस होता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा 6 लाख, टैक्स की रेट हमें 20% दे रखी है और मैट की रेट रखी है 7.5। तो इनकम टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय दिस, तो बुक प्रॉफिट पे 20% से जो भी होगा वो हमारा टैक्स एक्सपेंस होगा। टैक्स एक्सपेंस का एक और फॉर्मूला मैं बताया था, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने में काम में आएगा। अब टैक्स एक्सपेंस हो गया, अब हमारा करंट टैक्स क्या है। करंट टैक्स और इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, तो मतलब इनकम टैक्स नॉर्मल प्रोविजन में 3,50,000 की हमारी इनकम है, उस पे 20% की टैक्स रेट है, ठीक है। तो ये हो गया 70,000, तो ये 70,000 हमारा हो गया करंट टैक्स। और सॉरी यहाँ पे कुछ ये मैट की इनकम है और ये हमारे नॉर्मल बिजनेस इनकम है, ओके। सॉरी, तो ये जो 60,000 है उस पे जब 20% लगेगा तो वो हमारा हो जाएगा 12,000। देखो एक बार वापस बताता हूँ, कंफ्यूजन हो गया। तो हमें अकाउंटिंग इनकम दे रखी है, अकाउंटिंग इनकम 6 लाख, तो बुक प्रॉफिट एज पर मैट दे रखा है 3,50,000। तो ये बुक प्रॉफिट एज पर मैट 3,50,000 है। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है वो 60,000, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम है नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 60,000। टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम पे जो भी टैक्स लगता है वो करंट टैक्स होता है। जो टैक्सेबल इनकम नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है उस पर 20% है वो। अब हमें कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला था। हमारा फॉर्मूला क्या था, टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स, तो टैक्स एक्सपेंस हमारा 1,20,000 है, करंट टैक्स है 12,000 प्लस डेफर्ड टैक्स, तो वो सब एडजस्टमेंट करेगा। डीटी डेफर्ड टैक्स विल बी 1,20,000 माइनस 12,000, तो 1,08,000 हमारा डेफर्ड टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैट का। तो हम मैट का कैसे पेमेंट करते हैं, तो हम नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखते हैं और मैट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगर मैट ज्यादा है तो हमें मैट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है। तो मैट का प्रॉफिट है 3,50,000 और रेट है 7.5, तो कितना हो गया ये 35 मल्टीप्लाई 75, 26,250। 26,250 ये हमारा मैट के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो अब हमें पेमेंट किसके अकॉर्डिंग करना है, पेमेंट मैट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, अब हमें देखना है कि पी&एल में हमें कितना टैक्स एक्सपेंस दिखाना है। तो अगर इसमें मैट नहीं होता और नॉर्मल कैलकुलेशन होती तो ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो होता है टैक्स एक्सपेंस वो हम पी&एल में दिखाते हैं,
ये हमारा P&L में आएगा। बट इस केस में हम मैट का पेमेंट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है टैक्स वो था 12,000, हम कितना एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, तो ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा मैट माइनस नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो ये 14,250। तो ये जो एडिशनल है हम पे कर रहे हैं वो भी P&L में आ जाएगा। तो P&L में टोटल आएगा टैक्स एक्सपेंस प्लस एडिशनल पेमेंट ड्यू टू मैट, तो इन दोनों में टोटल हम P&L में दिखाएंगे। तो इस तरह से पहले क्लियर करो कि अकाउंटिंग इनकम कितनी है, और फिर क्लियर करो टैक्सेबल इनकम कितनी है, फिर टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करो, फिर करंट टैक्स कैलकुलेट करो, फिर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, मैट के लिए फिर अगर हम एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं तो एडिशनल जो भी पेमेंट कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स प्रोविजन से ज्यादा, वो एडिशनली हमारे P&L अकाउंट में आ जाएगा। ओके, अब हम ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है कि इससे प्रॉपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट हमारे बैलेंस शीट में है, टैक्स रेट 50%, डेप्रिसिएशन बुक्स में है करंट ईयर में 50, इनकम टैक्स अकॉर्डिंग 30, कोई इस साल में कोई भी नई एसेट परचेज नहीं की गई है। आइटम डिसअलाउड इन लास्ट ईयर टू बी अलाउड इन करंट ईयर, लास्ट ईयर डिसअलाउ क्या था, इस ईयर में अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन बुक्स बट पेड ऑन 30 सितंबर 2017, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो इंटरेस्ट था वो अकाउंट हो गया था बुक्स में, बट पे हमने किया है 30 सितंबर को। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, शेयर इशू एक्सपेंस अलाउड इन करंट ईयर में अलाउ होंगे 5, और ये अकर हुए थे लास्ट ईयर में, टोटल 50। ओके, रिपेयर्स टू प्लांट करंट ईयर टू बी स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, इस साल हमारी रिपेयर्स हुई थी 100 की, जो अकाउंटिंग में बुक्स में 2 साल में स्प्रेड करनी, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो ये सब है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा। तो पहला है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन बुक्स में है 50, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है 30। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में से जब हम डेप्रिसिएशन लेस करें तो बुक्स में हम लेस करें 50, तो इसका मतलब हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है बुक्स का, मतलब इसको चलो मैं बेसिक में बहुत ही आपको एग्जांपल से बताता हूँ। इसी में सपोज हमारा बुक्स का प्रॉफिट है 100, ठीक है, करंट ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन लेस हो रहा है तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 50। ओके, और ऐसे ही केस में 100 है और इनकम टैक्स में हो गया 30, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 70। ठीक है, तो इस साल हमें जो भी हम टैक्स पे करेंगे 50%, मतलब 35 रुपए, वो हम इस पे पे करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग 35%, 50% मतलब 25, मतलब हमें वी आर गोइंग पेइंग मोर टैक्स, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है। तो अब देखो यहाँ ये बोल रहे हैं कि इस साल कोई भी एसेट परचेज नहीं की गई है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिफरेंस चला आ रहा है कि पहले वाले सालों से चला आ रहा है। ठीक है, ओके, मतलब इस केस में एक बार वापस देखो, इस केस में हमारा इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है तो हमें ज्यादा टैक्स पे करना होता है। तो हम ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो जनरली हमारा डीटीए क्रिएट होता है। बट मैंने आपको बताया था कि डीटीए क्रिएशन मतलब कई बार डीटीएल का रिवर्सल भी होता है। ठीक है, तो चूंकि ये बिकॉज दिस इज अ टाइमिंग डिफरेंस, और ये इस साल के कारण नहीं है क्योंकि इस साल कोई भी नई एसेट परचेज नहीं की गई है, मतलब जो डिफरेंस है ये पिछले सालों का है, जो भी टाइमिंग डिफरेंस है। तो इसलिए डीटीए करने की बजाय हम रिवर्सल ऑफ डीटीएल करेंगे, डीटीएल, रिवर्सल ऑफ डीटीएल। तो पहले वाले का है रिवर्सल ऑफ डीटीएल। देखो एक बार वापस समझो, इस बार इनकम टैक्स में प्रॉफिट हमारा, मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन कम है तो मतलब इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है। इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है मतलब हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर हम ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो वो हम डीटीए क्रिएट करते हैं। वो किस सिचुएशन में होता है, अगर कोई चीज करंट ईयर में ही डिफरेंस रेज हो रहा है, बट ये जो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है वो करंट ईयर के कारण नहीं है, क्योंकि इस साल तो कोई नई सेट खरीदी नहीं, वो पुराने सालों का ही डेप्रिसिएशन का डिफरेंस चला आ रहा है। तो इसलिए नया डीटीएल क्रिएट करने की बजाय हम डीटीएल का रिवर्सल करेंगे, क्योंकि डीटीएल हमारे बुक्स में ऑलरेडी है। तो इसका हम डीटीएल, रिवर्सल ऑफ डीटीएल करेंगे। तो कितना करेंगे, जो भी डिफरेंस है 20 का मल्टीप्लाई बाय 50%। दूसरा, आइटम अलाउड इन डिसअलाउड इन लास्ट ईयर एंड टू बी अलाउड इन करंट ईयर। ओके, ये भी देखो
ये भी लास्ट ईयर की चीज है जिसका इम्पैक्ट आज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमें नया कुछ क्रिएट नहीं करना है, जो भी एडजस्टमेंट है वो रिवर्सल होगा, ठीक है। तो आइटम डिसअलाउड इन लास्ट ईयर टू बी अलाउड इन करंट ईयर, ओके, सेम वही चीज। तो अगर हम आईटी का देखेंगे तो यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 10 रुपए अलाउ कर देंगे, यहाँ 100 रुपए का प्रॉफिट है तो कुछ नहीं, 100 रुपए का प्रॉफिट। तो इस केस में अगेन फिर हम जो है विल बी पेइंग लेस टैक्स, ठीक है। तो या अगर आप इसको लास्ट ईयर समझना चाहते हो वैसे समझो, ये करंट ईयर वाला तो हमने देख ही चुके हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, लास्ट ईयर हमने यहाँ बुक्स में 100 लिखा होगा, इधर 10 कर दिया होगा और 90 हो गया होगा, ठीक है। करंट ईयर में क्या होगा और बुक्स में क्या किया, सॉरी टैक्स में क्या किया होगा, लास्ट ईयर 100 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा 100, ठीक है। तो लास्ट ईयर हमने वी पेड मोर टैक्स लास्ट ईयर, राइट। तो हमने जब लास्ट ईयर में ज्यादा टैक्स पे किया था तो हमने डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर दी, क्योंकि हमने ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो आगे आने वाले में एडजस्ट होगा, तो एक तो समझ एसेट होगी। तो ये हमने लास्ट ईयर में कर दिया था एज ए डीटी क्रिएट। तो अब नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, इस डीटी का रिवर्सल करेंगे, ओके। ये चीज है। अब वो कितना है, 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 50%। तो चेकिंग में हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ डीटी, ओके। वही 10 मल्टीप्लाई बाय 50%। तीसरा, इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन बुक्स बट पेड ऑन 30 सितंबर। तो इंस्टीट्यूशन टू इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पेड बेसिस पे अलाउ करते हैं। तो इस साल हमने बुक्स में तो डाल दिया बट पे नहीं किया है, तो पेमेंट की डेट जो होती है वो रिटर्न फाइलिंग तक होती है। तो यहाँ कंपनी की इसमें रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर मतलब ऑडिट के बाद ऑडिट तक हो सकता है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में भी अलाउ हो जाएगा और पीएनएल में बुक्स के पीएनएल में तो ऑलरेडी डाल ही रखा है, तो नो डिफरेंस कि दोनों जगह अलाउ हो जाएगा। फोर्थ है डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट। अब ये इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो भले ही हम अपने पीएनएल में डालेंगे पर इनकम टैक्स में अलाउड ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता डेफर्ड टैक्स में। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी सिर्फ उसके टाइमिंग डिफरेंस के लिए क्रिएट होती है। तो ये हो गया परमानेंट डिफरेंस, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस करंट ईयर में है, मतलब लास्ट ईयर में हुए थे 50 और इस साल हमें एडजस्टमेंट होगा, मतलब डिडक्शन मिलती है 5 रुपए की, 5 की। तो हम देखते हैं लास्ट ईयर क्या किया होगा। लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर जब उन्होंने पीएनएल बनाया होगा बुक्स में, मैं यहाँ पे 100 जस्ट इजी होने के लिए दे रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो लास्ट ईयर 100 का प्रॉफिट था, बुक्स में तो हमने 50 पूरी डिडक्शन ले ली होगी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया होगा 50 और इस 50 का हमने टैक्स दिया होगा। बट लास्ट ईयर जब इनकम टैक्स हुआ होगा तो हमें पूरा 50 अलाउड नहीं हुआ होगा, ठीक है। सपोज उन्होंने 5 ही अलाउ किया 1/10 के हिसाब से, तो हमने 95 पे टैक्स दिया है। तो एक्चुअल टैक्स हमने ये पे किया है, मतलब लास्ट ईयर हमने ज्यादा टैक्स पे किया है। इसके अकॉर्डिंग तो हमें कितना 50% के अकॉर्डिंग 25 भरना होता, और इसके अकॉर्डिंग 25 के अकॉर्डिंग जो भी है, मतलब जो भी होता वो मोर देन होता। तो हमने ज्यादा टैक्स पे किया था, ज्यादा टैक्स पे किया था तो हमने डेफर्ड एसेट क्रिएट कर दी, क्योंकि ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं हम, जो आगे आने वाले सालों में एडजस्ट होगा। तो एक तरह से एसेट हुई थी तो हमने डीटी क्रिएट किया था। तो फिर नेक्स्ट ईयर में जब हमें डिडक्शन मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इस डीटी का रिवर्सल कर देंगे। अगेन सेम थिंग, रिवर्सल ऑफ डीटी। रिवर्सल ऑफ डीटी। सिक्स्थ, सॉरी ये 5 था, ये 6। प्लांट एंड मशीनरी की इस साल हमने रिपेयर कराई है 100 रुपए की, बट बुक्स में उसे 2 सालों में राइट ऑफ करेंगे, 50% दिस ईयर 50% नेक्स्ट ईयर। ये
अब ये जो एडजस्टमेंट है ये हमारे से करंट ईयर का है, देखो ये लास्ट ईयर से बिलोंग करता था, ये लास्ट ईयर से, ये करंट ईयर है, तो इसके कारण अब हमारे या तो नई डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगी या लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब वो देखते हैं कैसे होगा। अभी हम देखेंगे करंट ईयर में क्या होगा, क्योंकि आज के इस साल का ये पी&एल ये हमारा टैक्स, ये बुक्स, तो इस साल का जब पी&एल बनाएंगे तो 200 ले लेते हैं प्रॉफिट। तो ये क्या कह रहे हैं कि पी&एल में वो 50-50 बांटेंगे, 50% इस ईयर में, 50% नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे 100 की बजाय वो 50 लिखेंगे और 150 उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। जबकि टैक्स में क्या होगा, टैक्स में प्रॉफिट 200, यहाँ पे वो पूरा 100 डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ प्रोविजन है ही नहीं उधर, और उनका प्रॉफिट होगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे उनको टैक्स देना है 100 का 50%, 50 रुपए, बट इस बुक्स के अकॉर्डिंग टैक्स होना चाहिए एक 150 का 50%, 75, ठीक है। तो यहाँ वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कम टैक्स पे कर रहे हैं, बुक्स के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा पे करना है, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या हो रहा है, कम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी अगर ज्यादा टैक्स पे करते हैं तो हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट हो जाती है, और कम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिएटेड डीटीएल, तो जो भी हमारा डिफरेंस है कितना है, 50 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 50% जो भी रेट है। तो इस तरह से आपको देखना है, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो डिफरेंस आ रहा है वो करंट ईयर के कारण आ रहा है या प्रीवियस ईयर के कारण। अगर प्रीवियस ईयर के कारण आ रहा है तो हमें प्रीवियस में जो भी एडजस्टमेंट किया था उसका रिवर्स करना है। अगर पहले डीटीएल क्रिएट की थी तो उसका रिवर्सल कर दो, पहले डीटीएल था तो उसका रिवर्सल कर दो, ठीक है। और अगर करंट ईयर का है तो फिर हमें देखना है कि क्या एडजस्टमेंट है, तो हमें या तो नई डीटीएल क्रिएट करनी है या नई डीटीए क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट में मुझसे पूछें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक और चीज है, मतलब जो डीटी को डिस्क्लोजर है उसमें ये प्रूडेंट जो हमारा कंसेप्ट है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आप डीटी कोई भी एसेट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर वो होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि डीटी का मतलब क्या हुआ, जो आगे आने वाले समय में एडजस्ट होगी जो हमारी एसेट है, बट अगर आगे आने वाले समय में हमारा अगर लॉस होगा तो फिर वो किससे एडजस्ट होगी। तो बस यही होता है कि हमें देखना होगा कि फ्यूचर में हमारे प्रॉपर प्रॉफिट्स होने चाहिए उस डीटी को एडजस्ट करने के लिए, तभी हमें डीटी रिकॉग्नाइज करना होता है बुक्स में। तो ये छोटी सी मतलब डिस्क्लोजर है या मतलब रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट है कि अगर डीटी रिकॉग्नाइज करें नहीं करें, ठीक है। तो इस तरह से आपको आई होप कि कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि कब डीटी क्रिएट करना है या कब रिवर्स करना है, और कब डीटी क्रिएट करना है और रिवर्स करना है, ठीक है। तो आप इसके और सारे क्वेश्चन करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझसे पूछें, मैं उन्हें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उन्हें रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है, चाहे वो अकाउंट्स में हो या एफएम में हो, जो डिफिकल्ट है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप मुझे बताएं और मैं उसका वीडियो बना के डालूंगा। और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।